हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग अपनी कंपटीशन साइंस को और आगे बढ़ाएंगे और नया टॉपिक है स्थिर विद्युत। तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने पर उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे ही आप क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत, जो स्थिर रहेगी। जैसे हम लोग देखते हैं यदि हमने अपने दोनों हाथों को रगड़ा या फिर इस कोट पे अपने हाथ को रगड़ा तो हम लोग कोई दूसरा व्यक्ति अगर इस कोट को यदि छुएगा तो उसको हल्का सा झटका लगता है, क्योंकि रगड़ने के बाद हमारे हाथों पे या फिर इन कपड़ों पर एक कुछ ऊर्जा की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। उसी ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे कहेंगे स्थिर अवस्था में रहने वाली विद्युत या फिर स्थिर विद्युत। ठीक है, फिर इसको चाहें तो आप गतिशील बना सकते हैं कैपेसिटर के द्वारा। बाकी घर्षण या गति से उत्पन्न होने वाली विद्युत को हम लोग ही क्या नाम दे देते हैं, स्थिर विद्युत कह देते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है, मतलब अपनी जगह पे रुका रहता है सामान्यतः। और ये वाली बातें जो हम आपसे बोल रहे हैं, ये वाली बातें सबसे पहले हम लोगों से कौन बोल के चले गए थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब बोल के चले गए थे। ये वाले काम वैसे बहुत पहले अरस्तू साहब भी कर बैठे थे, लेकिन उनका नाम नहीं चलता है ज़्यादा, तो हम लोगों को तो फैक्ट रूप में याद रखना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने सबसे पहले स्थिर विद्युत के मामले में अपने प्रयोग दुनिया के सामने प्रस्तुत किए थे। उन्होंने क्या किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश में नाम दिया कि यदि हम लोग इस प्रकार से चीज़ रगड़ेंगे और यदि मान लो हमारे हाथ से आवेश निकल गया, किस पे चला गया, इस कोट पे चला गया, तो कोट पे जिस पे आवेश चला गया वो हो जाएगा ऋणी, मतलब धनावेशित, और जिससे आवेश निकल गया वो हो जाएगा धनावेशित। जो देता है वो धनी कहलाता है, जो लेता है वो ऋणी कहलाता है। तो ये वाले जो शब्द हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब द्वारा दिए गए। और आगे चलते हैं, समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं हमारे ख्याल से, मतलब वो एक दूसरे को आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर रिपल्स होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं। जिसमें कोई नई बात नहीं है हमारे ख्याल से, पहले से आप लोग जानते हो कि यदि हम लोग धन धन को लेके आए हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सेम कहानी हम लोग ऋण ऋण के बीच भी लगा देंगे। लेकिन यदि आप धन और ऋण आवेश लेके आए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, इसलिए गति बना के रखते हैं। आगे चलते हैं, वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही होता है। तो वही कहानी जो भी हमने पीछे बताई आपको कि यदि हम अपने हाथ से इस कोट को रगड़ रहे थे तो हमारे हाथ से कुछ ना कुछ ऊर्जा यहाँ पे जा रही थी, तो वो ऊर्जा किस रूप में जाएगी, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे घर्षण के कारण पैदा हुई या फिर स्थिति के कारण पैदा हुई स्थिर विद्युत नाम दे देंगे। यहाँ पे इस चित्र में हमने केवल आप लोगों को प्रतिकर्षण और आकर्षण दिखलाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर धन धन जो है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे और ऋण जो है एक दूसरे से पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, तो हम लोगों को ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि ऐसे कौन कौन से दो पदार्थ हैं इनको आपस में रगड़ने पर एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाएंगे, मतलब एक पे धनावेश तो एक पे ऋणावेश आएगा। तो ये आप लोगों को एक छोटी सी सारणी याद रखनी पड़ती है, यदि आप लोग रखना चाहें तो रखें, बाकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो होती है। तो यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी वस्तु से रगड़ कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है, ठीक है, जो ऊपर रहेगा उस पर धन आवेश, और जो नीचे की ओर रहेगा जिसका क्रमांक नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। तो जैसे एक नंबर ऊपर माना जाएगा, दो नंबर और मतलब इस प्रकार से ऊपर माना जाएगा, बस एक नंबर सबसे ऊपर है तो उसमें नीचे वाले पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को नीचे कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धनावेश तो और कागज में ऋण आवेश आएगा। तो सीधी बात है कि हम लोग ने उदाहरण लिया कांच का और किसका, कागज का। तो हम लोग देख पा रहे हैं कांच का नंबर 5 है, मतलब वो सारणी में ऊपर रहेगा, और कागज का नंबर 6 है, वो सारणी में नीचे है। तो ऊपर वाले पर इन दोनों को यदि आपस में रगड़ेंगे तो ऊपर वाले कांच पे आएगा धनावेश और नीचे वाले पे क्या आएगा, ऋणावेश। तो सीधी बात कहानी इजी है, ऊपर वाले पर धन, नीचे वाले पर ऋण। कई बार तो यही आता है कि हम लोगों ने स्थिर विद्युत आवेश की एक सारणी का अध्ययन कर रखा है, यदि उन पर उपस्थित किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में घर्षण की तरह रगड़ा जाए तो किस पर धनावेश आएगा, तो वो ऑप्शन देंगे ऊपर वाले पदार्थ पे, नीचे वाले पदार्थ पे, या फिर दोनों में से कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता है, या फिर कोई संबंध नहीं होता है। तो आप आंसर लगाएंगे ऊपर वाले पे धनावेश आता है, नीचे वाले पे क्या आता है, ऋणावेश आता है। तो इसको थोड़ा याद रखने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि इस वाली सारणी में आपको तो नंबर याद रखना है, एक नंबर मतलब ऊपर और बाद का नंबर मतलब नीचे। तो नंबर 1 पे क्या होता है, रुआ। नंबर 1 पे क्या है इसमें, तो नंबर 1 पे है रुआ।
तो धुआं मतलब एक प्रकार से हम लोगों के मतलब शरीर पर भी रोए होते हैं। या फिर हम लोग बात करें तो हम लोगों के कई मतलब भेड़ों के नहीं होना चाहिए, भेड़ों के, बकरियों के शरीर पर भी छोटे छोटे से जो बाल पाए तो उनको भी आप धुआं कह सकते हैं। जो फर वाले हम लोग कपड़े पहनते हैं उनको भी धुआं कहते हैं। तो जब उनको आप रगड़ेंगे तो वो हमेशा अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, दूसरों को दे देंगे। धुआं जो होते हैं वो नंबर 1 पे होते हैं कि एकदम मुलायम होते हैं, ठीक है, इनसे लोगों को आराम मिलता है, इसके इनकी रैंकिंग नंबर 1 रखी गई है। फिर नंबर 2 पे आएगा फलानेल, ठीक है। तो फलानेल भी एक प्रकार का एक छोटा सा क्या बोलते हैं हम तो आपका एक रेसा ही होता है। तो जितने भी रेसे होते हैं वो थोड़े से ऊपर रखे गए। तो फलानेल का कपड़ा, ठीक है, तो फलानेल नंबर 2 पर रखा गया है। चपड़ा कितने नंबर पर रखा है, 3 नंबर पर। इसका तुक्का तो हमने यही बना रखा, चपड़ा में 3 अक्षर हैं इसलिए इसको नंबर कर दिए, 3 नंबर दे दिया, ठीक है। मोम कितने नंबर पर रखी गई हैं, 4। तो ये मोम वाली वो वाली मोम नहीं जो हम लोगों की होती है, मोम मतलब बैक्स की बात हो रही, मोमबत्ती वाली मोम की बात हो रही है। तो मोम कितने नंबर पे, 4। तो हम लोग अपने घर में चारों कोने पे क्या जलाएंगे, 4 मोमबत्ती जलाएंगे, तो मोमबत्ती का नंबर हो जाएगा 4। इसको भी याद रखना कीजिए। 5 कांच कर दो, कांच 5 कर दो तो 5 कांच हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्रिकेट देखने जाएंगे और कागज़ पे क्या लिख के ले जाएंगे, छक्का लगाओ, ये धोनी साहब से बोलेंगे, लेकिन धोनी साहब तो क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रहे हैं, ठीक है। जो भी है कहानी सुना दो ताकि याद रहता कुछ बहाने कुछ ना कुछ। तो छक्का या फिर 6 रन लिख के दे जाएंगे कागज़ पे, ठीक है। रेशम के कीड़े कैसे काम करते हैं, 7 काम करते हैं। मानव शरीर को जब बहुत ठंडी लगती तो कैसा बन के सो जाता है, 8 बन के सो जाता है, ठीक है। ठंडी का मौसम में भी चल भी रहा है तो वो 8 बन के सो जाता है इस प्रकार से, ऐसा करके, ठीक है। तो मानव शरीर कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर है। 9 नंबर पर लकड़ी शक्ति का प्रतीक है और शक्ति के प्रतीक होती है 9 देवियाँ, फिर 9 नंबर शक्ति का प्रतीक है। दा से 10, दा से धातु, यदि हिंदी में लिखेंगे 10 को आप, और इसको भी इसको जैसे 10 हमने ऐसा लिख दिया 10 और ये लिख दो धातु, तो 10 धातु, ठीक है। तो 10 नंबर पे कौन आएगी, धातु। फिर 11 नंबर पे क्या आएगा, रबड़। यदि आपने 1 को लिखा उसको 1 को 1 से ही मिटाना है तो क्या कर देंगे उसको, नहीं हमने 1 लिखा है और 1 के ऊपर फिर से 1 बना देंगे तो 1 कहने को मिट गया, मतलब और मिटाने का काम कौन करती है, रबड़ करती है। तो 1 और 1 11 और वो वाला काम करेगा रबड़ करेगा। 12 रैजिन, तो 12 महीने में 12 प्रकार से तुमसे रोज को कर दो यहाँ पे रैजिन में से। रैजिन एक प्रकार का पेड़ से निकलने वाला द्रव पदार्थ है, ठीक है, जिससे हम लोग रैजिन के नाम से भी शायद जानते हैं। तो रैजिन, तो 12 महीने में 12 प्रकार से रोज काम करना है आपको। तो रोज ना यहाँ पर, लेकिन जो है रोज नहीं है, रैजिन है, रैजिन को कर दो रोजिन, ठीक है। 13, ठीक है, मेरा ये है, 13 क्या है, अंबर है, तो 13 अंबर है। 14 नंबर पे क्या है, गंध मारेंगे, ठीक, तो गंधक मतलब इसको आप लोग सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर पे एबोनाइट की छोटी सी छड़ आती है, ठीक है, ये भी कांच और लकड़ी का मिक्सचर टाइप की होती है, सब प्राकृतिक चीज़ें हैं मोस्टली तो। और 16 नंबर पे आएगा कौन, घाटा पारचा। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपसे तुक्के बना के याद करवा दी। मोस्टली परीक्षा में धुआं, कांच, कागज, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी, धातु, रबड़, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। कि यदि आप मान लीजिए उनने बोल दिया आपसे कि रेशम को यदि रबड़ से रगड़ दिया जाए, तो हम लोगों को याद है रेशम के कीड़े 7 काम करते हैं। रेशम का नंबर 7 तो वो थी ऊपर, और रबड़ का नंबर था 11, 1 और 1, यानी 1 को मिटाया 1 से, तो रबड़ का नंबर था 11, तो रबड़ नीचे थी, तो रबड़ पे आएगा ऋणावेश और अपन की रेशम पे क्या आएगा, धनावेश। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यदि आपसे तो आप मोस्टली कर पाएंगे। तुमने कुछ के तुक्के तो बनाए हैं, पर यहाँ पर हमने एकदम से साथ छोड़ दिया आपका, तो उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा खेद व्यक्त करेंगे। बाकी रिवीजन आप करेंगे तो वो भी आप रट डालेंगे, तो इनको याद रखें और आगे बढ़ते चलते हैं, क्योंकि पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा है और समय थोड़ा सा कम है। क्योंकि हमारे पास मांग आ रही है कि सर कब तक फिजिक्स चलेगी, तो हम पूरी कोशिश करने वाले हैं कि अगली 2 या 3 या 4 क्लासों में फिजिक्स ख़त्म करके जल्दी से केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या लिखा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उसका आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे पास के कोई आवेश था, इसके पृष्ठ के ऊपर कितने आवेश के कण आ गए, फिर आवेश आ गए, तो उसका पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। जितने ज़्यादा आवेश के कण उपस्थित रहेंगे उतना ही ज़्यादा उसका आवेश का पृष्ठ घनत्व माना जाएगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, यहाँ पर छोटे छोटे आवेश ज़्यादा हैं, वाले थोड़े से कम है, फिर और कण की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई, मतलब डेंसिटी कैसी होती जा रही, कम होती जा रही, वो डिफ्यूज होने की स्थिति में पहुँच रहा है। तो एक निश्चित जगह पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। चालक का पृष्ठ घनत्व जो होता है चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक व विद्युत रोधी पदार्थों पर भी निर्भर करता है। ये हमने ये चालक लगा के रखा था, यहाँ पे एक और चालक है, तो कुछ आवेश जो है इसके पास जा सकता है, मतलब इसका घनत्व जो है आसपास उपस्थित चालक पर या फिर विद्युत रोधी पदार्थ पर भी। यदि यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ है कोई, मतलब जो विद्युत के प्रति टोटली बैड कंडक्टर है, तो इसको कुछ भी खास रूप से प्रभावित नहीं करेगा, तो भी हमारा घनत्व अधिक होगा। फिर कहने को
प्रभावित होगा, सीधी बात ये है। तो मतलब आसपास चालक और कुचालक की उपस्थिति होने पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्रभावित होता है। ये बात भी आप लोग समझ ही जाएंगे आसानी से कि पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, चालक के नुकीले भाग पर, क्योंकि हम लोग को पता है आवेश तो बहुत छोटी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। तो यदि हम लोग इस नोक पे हैं, यदि इस छोटी सी नोक पे भी 2 या 3 आवेश चिपक गए, तो यहाँ पे इस एक छोटी सी जगह पे आवेश का घनत्व कितना, मान लीजिए 3 है, पर यहाँ पे एरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर उनको बैठने की जगह ज़्यादा मिल जाएगी। तो उसी एक एरिया पे यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे कितने केवल 1 रह पाएंगे। तो नोक पर हमेशा पृष्ठ घनत्व कैसा मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं और नोक पर यदि वो बैठना तो उनका आकार तो छोटा, तो नोक पर छोटे से भाग में ज़्यादा लोग बैठ जाएंगे मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर लंबी जगह में फैलने की जगह मिल जाएगी, तो वहाँ पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम। तो ये चीज़ आपको याद रखना फैक्ट के रूप में भी कि किसी भी आवेश के नुकीले भाग पर पृष्ठ घनत्व कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग कई बार देखते हैं कि यदि कोई चीज़ जो है बीच में ज़्यादा उतना करंट नहीं देती, मतलब बीच से यदि आप तार को जोड़ते हैं, यदि हमने कोई तार गिलान ऐसी जोड़ रखी है ऐसी, यदि आपने यहाँ पे कोई कनेक्शन किया है तो यहाँ से आपको उतना ज़्यादा विद्युत की सप्लाई नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा कहाँ से मिलने वाली, यहाँ से, इस नोक से, क्योंकि नोक पे आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसा होता है, ज़्यादा। इसलिए किनारों पर ही चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, क्योंकि नुकीले भाग पर क्षेत्रफल सबसे कम होता है और क्षेत्रफल कम का अर्थ क्या होता है, आवेश का घनत्व ज़्यादा होना। तो थोड़ा हम जल्दबाजी में ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि टॉपिक अभी इजी भी है। तो और आगे चलते, चालक या कंडक्टर। चालक मतलब जिनसे करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह, तो चाहे हम ऊष्मा की बात करें और चाहे आवेश की बात करें, जिनसे ऊष्मा या करंट यहाँ से वहाँ जा सकता है उनको हम लोग चालक कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। तो चालक नहीं होते, चालक होते हैं। चालक मतलब चीज़ों को यहाँ से वहाँ जाने की अनुमति देंगे। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें आप चालक कहोगे, जैसे कि चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, एक क्रमशः लिख दिए हैं। जो सबसे अच्छा है चांदी नंबर 1 पर लिखा है, नंबर 2 पर तांबा, 2 नंबर पर अच्छा, 3 नंबर पर एल्यूमिनियम को ही मानते हैं। सबसे यहाँ पर लिखा भी है कि प्रकृति में सबसे अच्छी क्वालिटी का प्राकृतिक चालक कौन है, तो आप बोलेंगे चांदी है, और द्वितीय नंबर पर कौन है, तांबा है। इनका कारण क्या है, तो इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनके अंदर जब आप लोग इनका भी हम लोग आगे जाके केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक विशेष रूप से होती है, जिस कारण से ये आवेश को आसानी से यहाँ से वहाँ जाने की अनुमति देते हैं। अचालक, नॉन कंडक्टर, आप इनको कुचालक भी बोल सकते हैं एक विशेष स्थिति में, बाकी पूर्णतः नहीं बोलना चाहिए। तो जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, फिर आसानी से नहीं होता, उन्हें आप अचालक या कुचालक भी कह देंगे, जैसे लकड़ी, रबड़ और कागज़। ठीक है। और यहाँ पे हमने आप लोग देख पाए बड़े क्षेत्रों में से तार लगे हैं, तो जो तार क्या करते हैं, आवेश को यहाँ से वहाँ ले जाने देते हैं, लेकिन तारों के बीच में इस प्रकार से ये विशेष आकृति लगी रहती है जो कि करंट को यहाँ से वहाँ जाने से रोकती है। मतलब ये किसका काम करता है, अचालक है, कुचालक का काम करता है। तो यहाँ से भी कुछ खास नहीं था, बस आपको ये याद रखना है प्रकृति में सबसे अच्छा चालक किस धातु को मानते हैं, चांदी को। नंबर 2 पे किसको मानते हैं, तांबा को। नंबर 3 पे भी किसे मानना है आपको, तो 1, 2 और 3। तो बीच बीच में आप लोगों को कुछ फैक्ट भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मिल जाते हैं, भले पता कुछ लोगों को पहले से पता है, जिनको नहीं पता है तो आप भी पता करके उन पता वालों की श्रेणी में आ जाइए। अगला पॉइंट है कूलॉम का नियम, द कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम साहब भी एक वैज्ञानिक थे। इन न्यूटन के नियम के जैसा न्यूटन साहब ने नियम दिया था किसका, 2 पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का, और कूलॉम साहब ने नियम दिया है 2 आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। तो देख लेते हैं, 2 स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो कुछ लोग केवल आकर्षण ही याद रखते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना है आवेश तो भैया प्रतिकर्षण भी करते हैं। ठीक है, पिंडों के बीच सामान्यतः प्रतिकर्षण नहीं हो रहा था अपने न्यूटन के नियम में, लेकिन यहाँ पे आवेशों के बीच प्रतिकर्षण भी देखने को मिलेगा। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को लाने वाली रेखा का निर्देश कार्य करता है। तो हमने यहाँ पर देखिए चित्र बना के दिया है आप लोगों के लिए। मान लीजिए एक आवेश हमारा Q1, दूसरा आवेश Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D1 है। तो सेम आपको न्यूटन की गति का नियम याद रखना जो हमने इसी क्लास में शुरू में पढ़ा था, मतलब इसी क्लास के मोड में पीछे पढ़ा था न्यूटन की गति, कि इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इन दोनों के आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है। तो मतलब मान लीजिए इनके बीच में जो बल लग रहा था वो F था। ठीक है, तो F जो है इन Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी D के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, और दोनों का दिया आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। M निकल रहा है हमारा पेन से हमारे, तो M नहीं लिखना है, Q1 × Q2 और अपॉन में D स्क्वायर। यदि आप इसका स्थिरांक लेके आएंगे तो स्थिरांक क्या होता है इसमें,
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर और Q1 इंटू Q2 ds²। वैसे ये ज़्यादा आता नहीं हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर भी हमने इस चीज़ को आपसे शेयर कर लिया है। तो जहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात या वायु में विद्युत की विद्युतशीलता, और ER क्या है, जिस माध्यम में आप काम कर रहे हो उस माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता मतलब विद्युत को धारण करने की क्षमता। मगर उतना जरूरी नहीं, मैंने तो आपको ये याद रखना है कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब जितना अच्छा आवेश होगा उतना ज़्यादा एक दूसरे पे, अब ये प्रतिकर्षण भी लगा सकते हैं और क्या भी लगा सकते हैं, आकर्षण भी लगा सकते हैं। समान समान आवेश होंगे दोनों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो वो वाला बल भी यही होगा। और जब वो आकर्षित करेंगे तो भी बल का ये सूत्र यही लगेगा, मतलब कितना जोर से धक्का मारेंगे या फिर कितना जोर से खींचेंगे, सूत्र यही रहेगा सेम आपका। जैसे जो वाली बातें मैंने आपसे बोली हैं, ये सारी बातें कौन बोल के चले गए, कूलाम साहब बोल के चले गए हैं। और इनके बीच में काम करने की जो एक रेखा होगी उसी रेखा पे ये वाला बल काम करेगा। ये भी नीचे लिखा है, बाकी उतना खास ये भी पॉइंट नहीं है, आपको तो मैंने याद रखना है। जो न्यूटन की गति, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उसी वाली भाषा को यहाँ पे पिंडों के द्रव्यमान की जगह पे बस क्या बोल देना, आवेशों का आवेश या परिमाण। आगे बढ़ते चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके। तो पीछे भैया हमने आवेश पढ़ा है, ठीक है। तो आवेश एक निश्चित सीमा तक अपना प्रभाव रखेगा। मान लीजिए इसके पास बहुत सारे आवेश हैं, हमने प्लस प्लस प्रकार का लिख दिया है यहाँ पे, तो ये अपने आसपास के क्षेत्र में लोगों अपनी चीज़ों को प्रभावित करेगा। तो किस क्षेत्र तक को ये प्रभावित करेगा, उस क्षेत्र को हम लोग नाम दे देंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसके बारे में, ईजी है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे नहीं बनते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में यदि मान लीजिए ऊपर वाला ही हमारा विद्युत क्षेत्र है, अब यहाँ पे कोई एक दूसरा आवेश खड़ा हुआ है या फिर कोई चालक पदार्थ रखा हुआ है, तो इस चालक पदार्थ के द्वारा इस विद्युत क्षेत्र, इस चालक पदार्थ को इस विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित किया जाएगा। और कितना जोर से कितना प्रभावित किया जाएगा, तो इस प्रभाव की मात्रा को ही हम लोग नाम दे देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को ही अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो मान लीजिए इन्होंने बोला है यहाँ पर धनावेश रखी, तो यहाँ पर धनावेश रखा है, तो इस धनावेश को इस वाले विद्युत क्षेत्र द्वारा कितना प्रभावित किया जा रहा है, फिर कितना बल आरोपित किया जा रहा है, ठीक है, उस बल की मात्रा को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुछ खास नहीं है, कोई भी आवेश कहीं पे रखा, हम लोग कई बार सुनते हैं कि यदि हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास जाते हैं तो वो हम लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो कितनी दूर तक वो, यानी कितनी दूर तक उसका प्रभाव है, उस क्षेत्र को हम लोग नाम दे देंगे विद्युत क्षेत्र। और उस पर उस क्षेत्र में जाने पर कोई धनावेश पे जितना बल लगेगा, उस बल की मात्रा को हम लोग क्या नाम दे देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टॉपिक काफ़ी ईजी है और आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये वाली बात आपको याद है, लेकिन अभी पूर्णतः पता नहीं, तो हम इसको अभी समझाने की कोशिश करेंगे। तो किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये चीज़ आपको अभी याद रखना है, ठीक है। क्यों होता है तो हम बता रहे हैं, कहाँ होता है, अंदर होता है, ठीक है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके कहाँ होता है, बाहरी पृष्ठ पर। और जैसे ही आप इस वाली लाइन को पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा कि ये आवेश जो है, मतलब खोखले चालक का विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य होता है लेकिन बाहर नहीं होता। जैसे मतलब ये मान लीजिए कोई हमारा खोखला चालक है, ठीक है, तो इस पर यदि हम करंट लगाएंगे तो करंट कहाँ से प्रवाहित होगा बाहर से। लेकिन यदि कोई वस्तु अंदर है तो अंदर उसको कोई भी चीज़, मतलब आवेश का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि जो करंट होता है, आवेश होते हैं, चाहे चालक आपका खोखला हो चाहे सॉलिड हो, वो तो उसके कहाँ ऊपरी सतह से बहता हुआ जाता है, ठीक है। अंदर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए खोखले चालक के अंदर, अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है, ठीक है, कि किसी कार पर त्वरित चालक गिर भी जाती है, त्वरित विद्युत गिर भी जाती है, तो कार के अंदर बैठा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, ठीक है। या फिर त्वरित चालक यदि हम लोग अपने घर पर लगाते हैं तो त्वरित चालक उस त्वरित को, विद्युत को लेकर कहाँ पहुँचा देता है, सीधा पृथ्वी के पास, और हम लोग का घर क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो कारों पर ये सेम लॉजिक लगा दोगे आप। जो हमने कार बना दी है आपके लिए भैया, जल्दी से नौकरी ले लीजिए और इस कार को लेके आइए हमारे पास, हमें थोड़ा सा घुमाने एक बार बस ले चलिएगा, पेट्रोल हम डला देंगे, ठीक है। पर लेके आप लोगों को आना है अपनी, तो ऐसे ही नहीं, थोड़ी सी और अच्छी लेके आ जाना। तो मान लीजिए पूरी बंद है, ठीक है, इस पर भी विद्युत गिरेगी, तो हम लोगों को पता है विद्युत जो होती है इस कार के ऊपरी भाग से प्रवाहित होगी।
हम लोग तो भैया यहाँ पे बैठे हैं अंदर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर नहीं बैठे हुए, नीचे बैठना, कार के बाहर नहीं बैठना, कार के अंदर बैठे हुए हैं। तो यदि विद्युत गिरेगी भी तो वो कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और कार के बाहर होते इस प्रकार से टायरों के माध्यम से फिर कहाँ चली जाएगी, नीचे, ठीक है। और टायर में भी हम लोगों को पता थोड़ी सी धातु मिली होती है ताकि जो घर्षण के रूप में जो विद्युत एक्स्ट्रा वगैरह पैदा हो वो भी कहाँ जाती जाए, ज़मीन को जाओ। ज़मीन में भी हम लोग देखते हैं कि लोहा वगैरह सीमेंट वगैरह का जो यूज होता है उसमें भी धात्विक कण होते हैं, तो वो सब एक दूसरे को अपना करंट लेते देते रहते हैं। इसलिए कभी कभी लेते कभी कभी देते, उसी कारण थोड़ी छोटी मोटी घटना होती है, लेकिन मोस्टली अच्छी घटनाएँ देखने को मिलेंगी आपको। तो सीधी बात, और आखिरी में इतना याद रखना है आपको कि खोखले चालक के अंदर यदि कोई वस्तु बैठी या रखी भी है तो उस पर बाहर से लगने वाले किसी भी प्रकार के आवेश का विद्युत का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आपको याद रखना आवेश केवल कहाँ से प्रवाहित होता है, बाहरी पृष्ठ पर ही प्रवाहित होता है, अंदर नहीं जाता है। ये आपको याद रखना है। इसी वाले लॉजिक से खोखला पृष्ठ जो होता है बाहर से विद्युत निकलने के बाद भी अंदर से कैसा रहेगा, विद्युत परिरक्षक की भांति कार्य करेगा। अब विद्युत विभव की बात कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लें, तो किसी धनात्मक आवेश को, तो विभव मतलब एक प्रकार से कार्य होता है, बाकी पूर्णतः कार्य नहीं होता है। तो इसको आप याद रखने के लिए कार्य के सेंस में याद रखें, क्योंकि अभी कार्य शब्द आएगा। तो विभव मतलब होता है कार्य। तो किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W हो और आवेश के मान Q0 के अनुपात को आप उस बिंदु का विद्युत विभव कह डालेंगे, और इसका सही मात्रा फिर क्या बन जाएगा, केवल वोल्ट बन जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं। और ये राशि कैसी रहेगी, अदिश राशि रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई आवेश रख रखा था, ठीक है, और यहाँ पर अनंत की स्थिति थी, और यहाँ पे हमने कोई Q0 नाम का धनात्मक आवेश रख रखा था। अब इस आवेश को आप चाहते कि ये खिंच के हमारे इस विद्युत क्षेत्र पे आ जाए, ठीक है, इसको E लिखा जाता है सामान्य फिजिक्स की भाषा में। तो आपकी इच्छा थी कि हमारा ये वाला जो आवेश है इसको आप खींच के यहाँ से कहाँ लेके आ जाएं, यहाँ तक लेके आ जाएं। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जो आप जो कार्य करेंगे, फिर हमारा जो आवेश कार्य यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र जो काम करेगा उस कार्य को W बोलेंगे, ठीक है, उस कार्य को W बोलेंगे। और उस W और इस Q के अनुपात को हम लोग क्या कह देंगे, विभव। तो मेन तो कार्य तो करना पड़ेगा किसको खींचने में, इस आवेश को खींचने में। तो विभव का सूत्र उन्होंने क्या बोला है आपसे कि विभव बस एक कार्य है जो कि किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर। तो कार्य बटे आवेश विभव का सूत्र बनेगा, जिसको आपको यहाँ पे संकेत में क्या लिखने को बोला गया, W/Q0। और हम लोग को पता है W का मात्रक वर्ग है, मतलब जूल है, और आवेश का मात्रक हमने पीछे नहीं बताया, तो अब बता दें आपको, कूलाम है। और जूल प्रति कूलाम को एक शब्द में क्या बोल देते हैं, तो आप बोलेंगे सब वोल्ट कह देते हैं, ठीक है, V। तो ये भी आपको याद रखना, जो हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में छोटी छोटी ये चीज़ें काम में आएंगी। तो आवेश विभव क्या है, किसी भी आवेश को या धनात्मक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। इसलिए विभव का सूत्र बनेगा कार्य बटे आवेश, आवेश ना कि खामोश। आगे चलते हैं, विभवांतर। तो ये विभव थे अलग अलग, तो अब दो अलग अलग विभव के अंतर को हम लोग क्या नाम दे देंगे, मतलब दो अलग अलग चीज बिंदुओं के जो विभव होंगे उनके अंतर को हम लोग कह देंगे विभव, विभवांतर। तो एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं का या उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। और हम लोग को पता है भैया 1 किलो में से 2 किलो जाएगा तो 1 किलो ही बचेगा, मतलब किलो का मतलब किलो में से किलो घटाओगे तो किलो बचेगा। उसी प्रकार से वोल्ट में से वोल्ट घटाओगे तो भी क्या बचेगा, वोल्ट ही बचेगा। इसलिए वो भी एक अदिश राशि ही रहेगी और वोल्ट का मात्रक वोल्ट ही रहेगा। इसमें उन्होंने बोला क्या है वो समझाते हैं फिर से। ये मान लीजिए हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है, अंदर कोई हमने एक बड़ा सा विद्युत आवेश रख रखा था, ठीक है, ये पूरा उसका विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कहने को Q0 आवेश है, उसको आप लोग इस पहली स्थिति से उठा के इस दूसरी स्थिति में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में आपको कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के अपने अपने विभव हो जाएंगे, ठीक है। जब उसको आप यहाँ से वहाँ लेके जाओगे, अब अनंत से लेके नहीं जाना है, वो तो किसी भी आवेश को यहाँ से वहाँ लेके जाना है तो वो विभव ही कहलाएगा। बस परिभाषा बनाई गई अनंत से लाने की, लेकिन अब आप उसको कहीं से कहीं भी कर रहे हो तो वो भी विभव है। तो इस बिंदु को मान लीजिए इस बिंदु पर अनंत से लाने के लिए किया गया कार्य अलग होता और इस बिंदु से अनंत से लाने वाला कार्य अलग होता। इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है इसको। तो इन दोनों बिंदुओं का अपना अपना विभव होता, तो इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, विभवांतर, और कुछ खास नहीं है। तो सीधी बात बस ये है कि प्रत्येक बिंदु का अपना अपना विभव होता है और उस विभव इस वाले बिंदु से उस बिंदु तक ले जाने वाले जो किया गया कार्य वही विभव है। तो इन दोनों का अलग अलग कार्य होगा, अलग अलग विभव, मतलब कार्य विभव, बस ज़्यादा नहीं बोलते हैं, शांत हो जाएं, थोड़ा सा अच्छे से बोलते हैं।
आप विद्युत क्षेत्र के अंदर थे, ठीक है, आपने इस वाले आवेश को इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया, ठीक है, तो वो कार्य ही विभव है। तो इन दोनों बिंदुओं के अलग अलग विभव के अंतर को ही हम लोग नाम दे देंगे विभवांतर। इतना टफ नहीं था, इतना टफ हम पीछे बना रहे थे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है हमें इस चीज़ के प्रति, तो इतना डीप में आता भी नहीं है हम लोगों के प्रतियोगी परीक्षा में। तो बस आपको ये ध्यान देना है, दो अलग अलग बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही क्या नाम देते हैं, विभवांतर। उसके नाम में ही काम छुपा है, इसका मात्रक भी क्या रहेगा, वोल्ट। तो हम लोग वर्तमान समय में या फिर जो जितने भी हम लोग अपने वैज्ञानिक या फिर टेक्निकल उपकरण उपयोग करते हैं, उनके हम लोग विभव से ज़्यादा किस पर ध्यान देते हैं, विभवांतर पर ध्यान देते हैं। तो ये था हम लोगों का स्थिर विद्युत, जिसी से हम लोगों की विद्युत पैदा हो रही थी। अब इसी से हम लोग आगे जाके विद्युत चैप्टर जोड़ डालेंगे और हम लोग आगे काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ डालेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, कोई छोटे मोटे डाउट निकल के आते हैं तो आप हमसे शेयर कीजिए। आज के लिए छोटी सी क्लास को ही हम लोग पूरा मानते हैं और अगली बार आपसे विद्युत चैप्टर के में मिलेंगे। तो अभी स्थिर विद्युत पढ़ाएंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जिसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अभी तो हम लोग वोल्ट बस पढ़े हैं, तो उस पर भी ध्यान देंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।